Okay. So in today class we will discuss the all the purchasing control techniques we will which we will apply in the food and beverages operations. In our classes we have discussed the two techniques to control the purchasing. Okay, this chapter name is food purchasing and the food purchasing and receiving control. ओके, जिसमें हम सीखेंगे कि हम जब परचेज करें अपना, जब भी बेवरेजेस और फूड का रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है तो हम उसको परचेज करने में कितना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कितनी, हम अपना जो अमाउंट है वो बचा सकते हैं जिससे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो उसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला हमने मेथड देखा पीरियोडिक, और दूसरा हमने मेथड देखा है perpetual. Okay, so two methods we have to control the परचेजिंग। जब भी हम कोई रॉ मटेरियल अगर हम किसी अपने रेस्टोरेंट या उसके लिए खरीदेंगे तो हम दो तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पहला पीरियोडिक एंड परपेचुअल। अभी पीरियोडिक क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब सीधे है जब हम कोई चीज रॉ मटेरियल अकॉर्डिंग टू दी फिक्स पीरियड लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दी फिक्स डेट या फिर फिक्स पीरियड में लेंगे, या चाहे हम फिर वीकली बेसिस पे लें, ये होती है फिक्स डेट परचेज। ओके, and on the other hand perpetual means directly when we बाय द स्टॉक और बाय दी अवर रॉ मटेरियल। जैसे ही कोई हमारे पास सामान खत्म हो गया है तो हम सीधे उसको ऑर्डर कर देते हैं। ये दिस इज नॉट द फिक्स्ड डेट परचेज। okay, so to understand both the techniques we have to take up the example. For instance, we are taking up the example of the grocery. Okay, the grocery is the most in grocery shops we will apply this method perpetual. Okay, and this is the Yes, sir. this is the most effective method. जैसे ही कोई ग्रोसरी में सामान खत्म होता है तो वो सीधे ऑर्डर कर देते हैं कि इतना सामान खत्म हो गया, इतना भिजवा दो, है ना, ऐसा होता है। और अगर ऐसे ही हम फूड एंड बेवरेजेस में करें तो ये बेस्ट मेथड है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यू अपडेट होती है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अपडेटेड इन कंटिन्यू प्रोसेस। जबकि यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर इन्वेंट्री आपकी फिक्स परचेज में क्या है, इसके अंतर को ध्यान से देखना। अगर हम पीरियोडिक की बात करेंगे, आपकी अगर इन्वेंट्री भी आज खत्म हो गई है लेकिन आप उसको आज ऑर्डर नहीं कर सकते हो, आपने जो तारीख फिक्स की है या आपने जो वीकली टाइम फिक्स किया है तभी ऑर्डर कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस अगर मैं Yes, F&B का sir. बिजनेस अगर चला रहा हूँ तो अगर मुझे मैंने पीरियोडिक सेट की है चीजें, तो ठीक है कि मैंने सेट की है कि वीकली बेसिस पे मेरा रॉ मटेरियल आएगा। जैसे कि वीकली पे कब आएगा, वीकली में मैं संडे को अपना सामान मंगाया करूंगा। ठीक है, संडे और सैटरडे, ठीक है, बस इन दो ही दिनों को मेरा आएगा। बाकी दिन अगर बीच में अगर मेरा सामान खत्म हो भी जाता है तो मैं उस सामान को नहीं मंगा सकता क्योंकि ये पीरियोडिकल है, क्योंकि ये फिक्स पीरियड में ही मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। लेकिन अगर परपेचुअल में अगर मैं इस मेथड को अपनाऊंगा तो चाहे वो मंडे को खत्म हो रहा हो, चाहे फिर वो ट्यूसडे को खत्म हो रहा हो, कोई भी दिन खत्म हो रहा हो, तो उसको मैं उसी दिन ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, जिससे कि उसकी जो सप्लाई है वो कंटिन्यू बनी रहे। इसलिए जो सबसे यहाँ पर आप ये बताओ मुझे, सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है इसमें, इन दोनों में से सबसे Sir, perpetual वाला sir. इफेक्टिव टेक्निक कौन सी है, पीरियोडिक है या परपेचुअल है? Sir, perpetual. हाँ, तो परपेचुअल सबसे मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। इसको ही सारे F&B ऑपरेशन और ये जितने भी ऑपरेशन हमारे आउटलेट्स हैं, फूड आउटलेट, वो इसको अडॉप्ट करते हैं, पीरियोडिक नहीं करते उतना। ठीक है, क्योंकि सर पीरियोडिक में अगर कुछ खत्म भी होता है तो वो हमें फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हाँ, हमारे जो जो भी हमारी सब बनेगा। हमारी जो सप्लाई रहेगी ना वो रुक जाएगी बीच में।
जी सर। ये तो वैसे ही हो जाएगा, कोई अगर गेस्ट आ रहा है कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लेके और हम कह रहे हैं कि सर सामान नहीं है, अगले हफ्ते आएगा, जी। जैसे ग्रोसरी में होता है देखते हो आप, सेम वैसा ही, यस सर। सामान नहीं है अभी, अगले हफ्ते आएगा, अब अगले हफ्ते ले आना है इसको। ऐसा थोड़ी हो सकता है बिजनेस में, एफएनबी में तो और नहीं हो सकता है, तो डेली यूजेस की चीजें हैं। तो ये दो टेक्निक है परचेजिंग को कंट्रोल करने की, ठीक है। आप समझ में आ गई दोनों टेक्निक ठीक से, ये सिंपल वर्ड में मैंने आपको समझाई। यस सर। बाकी ये बहुत ज्यादा वो आड़े तिरछे इसमें लिखा हुआ है, इसको भी देखेंगे हम, ठीक है। ऑल अंडरस्टूड। तो हमने कल पीरियोडिक का एग्जांपल लिया था, जो कि था ये वाला एग्जांपल था ना। आप इस एग्जांपल को देखते हैं ठीक से। ओके, तो इसमें क्या है, इस एग्जांपल में हमें टोमेटो लेने हैं, ठीक है। टोमेटो हमें लेने हैं अपने उसके लिए, बिजनेस के लिए, और हमें ये लेने हैं 7 कैन में, ठीक है। 7 कैन में हमें टोमेटोज लेने हैं। इसने क्वांटिटी नहीं दे रखी है, इसमें अभी देखते हैं शायद क्वांटिटी भी दे रखी हो। द आइटम इज यूज्ड एट द रेट ऑफ 7 कैन पर वीक। हमारे एक वीक में 7 कैन यूज होते हैं, एस्टिमेट लगाया हमने, ठीक है। एंड डिलीवरी नॉर्मली टेक्स 5 days टाइम, 5 दिन की डिलीवरी का टाइम लग जाता है। तो हम जब ऑर्डर प्लेस करेंगे उसके 5 दिन बाद हमें वो चीज़ मिलेगी। इफ द स्टीवर्ड इन दिस एस्टेब्लिशमेंट फाउंड 9 कैन ऑन दी शेल्फ, अगर वो ना इसके इसी के दौरान जब हमने ऑर्डर दे दिया, हमारे पास है नहीं, उसको 9 कैन टोमेटोज की 9 कैन उसको शेल्फ में रखी मिल गई, ठीक है। तो एंटिसिपेटेड द यूज ऑफ 14 कैन्स ड्यूरिंग द अपकमिंग पीरियड ऑफ द अप्रोक्सीमेटली इन 2 वीक्स। तो हमारे पास अगर 7 कैन की एक वीक में रिक्वायरमेंट है, तो 2 वीक में कितनी रिक्वायरमेंट होगी हमारी? सर 14। 14 की होगी। तो ये 2 वीक की हमारी रिक्वायरमेंट है 14 की। तो 14 की रिक्वायरमेंट होने के बाद फिर हमें 10 कैन, हमारे पास 9 कैन हमारे पास पहले से ही है हैंड्स ऑन। तो हमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो कैसे होगी, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम माइनस करेंगे जो हमारे पास है, ठीक है। अब हमारे पास है कितनी, 9 कैन है अभी, तो हमारी शेल्फ में मिल गई है हमारे वेटर को, और हमारे पास रिक्वायरमेंट है 14 की, और अब हमें कितनी चाहिए, 10, ठीक है। तो हम इसका जो फॉर्मूला इन्होंने दिया है, फिर ये हो गए 14 माइनस 9, जो हमारे पास हैं उनको माइनस कर देंगे, और जो हमें चाहिए उसमें से, और ये जो 10 कैन हमें अब चाहिए यूज के लिए, हैंड्स ऑन चाहिए, उसको प्लस करके जो इन्वेंट्री आएगी उसको हम कह सकते हैं कि हमें 15 कैन ऑर्डर करनी है उस तारीख को जिस दिन हम ऑर्डर करेंगे, ठीक है। यानी कि चाहे मैं कल ऑर्डर करूँ, परसों ऑर्डर करूँ, पीरियोडिकली जो भी मैंने सेट किया होगा उसके अकॉर्डिंग, तो मुझे 15 कैन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दिस इज द फॉर्मूला, टोटल रिक्वायर्ड कैन माइनस जो भी हमारे पास अभी हैं उसको माइनस करेंगे, देन जो हमें अब हैंड्स ऑन के जो हमें अब चाहिए, जो लिखा है इसमें, एंड वांटेड 10 कॉइन ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, so the calculation would be as per below। ओके, तो दीज ये जो 10 कैन आपको दिख रही है, ये डिजायर एंडिंग इन्वेंट्री हैं, कि ये 10 कैन खत्म हो सकती हैं आने वाले पीरियड में। तो वी कैन प्लस दीज कैन इन दिस फॉर्मूला, so we calculate the can which we called as the, हमें जितनी कैन ऑर्डर करनी है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, वो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको शायद प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जो हमने सिंपल वे में बताया उसको आप हमेशा ध्यान रखना, वो उसका बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अगर वो आप समझोगे ठीक से तो ये भी समझ जाओगे। ओके, मूविंग फर्दर टू दी। सर यस। सर जैसे कि इस वीक में मतलब ये बोलिए 2 वीक की बात कर रहा है, नहीं तो फर्स्ट वीक में हमारे पास 9 कैन ऑलरेडी है। बोला है कि हमारे इस वीक में 9 कैन है, इसने कहा है कि जी। हमारे जो
जो हमारा वेटर है ना उसको 9 कैन स्टोर में मिल गई है, शेल्फ में हो सकता है, फ्रिज शेल्फ में मिल गई हो या कहीं रखी हो, तो वो मिल गई है उसको। वो कह रहा है ये इस वीक में नहीं, हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट है 14 की, 2 वीक के लिए। एक वीक के लिए 7 की यूज होता है, तो हमारे पास 2 वीक का हो जाएगा 14 कैन। ठीक है, और 9 कैन हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो जो हमारे पास है उसको तो माइनस करेंगे, वो तो हमें चाहिए ही नहीं। और जो हमारे पास जो हमें चाहिए काम करने के लिए, जो हमारा डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री है, यानी कि जो हमारे पास अब चाहिए रहेंगी, वो अगर आगे खत्म होगी तो हमने मान के चलिए 10 कैन वो खत्म होगी, तो उनको प्लस करके और चले हम। yes sir. तो उनको प्लस करके Okay. जो इन्वेंट्री आएगी उनको हम ऑर्डर करेंगे। Okay sir. ओके, इसका नेक्स्ट एग्जांपल तो इन्होंने दिया है, ये भी एक, ये DEI क्या है, अच्छा पीरियोडिक में क्या है ना, सप्लाई में प्रॉब्लम होने की वजह से हम इसको लेके चलते हैं, क्योंकि पीरियोडिक में अगर सामान yes खत्म sir, हो गया तो हम, सेफ्टी की वजह से। हाँ अगर सामान खत्म हो गया तो हम बीच में ऑर्डर कर नहीं सकते ना, वो पीरियड के बाद ही हम कर हाँ सकते हैं एक स्पेसिफिक डेट में। तो इसलिए हम कुछ सेफ्टी ओके लेके सर। चलते हैं, जो कि होता है सेफ्टी फैक्टर। हम्म ठीक है, तो सेफ्टी फैक्टर ओके लेके सर। चलते हैं, तो इसलिए हम इसको इसको इससे प्लस करेंगे नॉर्मल यूज से, तो वो आएगा DEI, यानी डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, इतनी हमारी इतने टाइम तक खत्म हो जाएगी, ये मतलब है इसका। ठीक है, yes sir. तो इसका यहाँ पर उन्होंने लिखा है फर्दर मोर इट इज अवेलेबल टू इंक्लूड सम एडिशनल क्वांटिटी टू सर्व एज अ सेफ्टी फैक्टर, सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, जस्ट इन केस द नॉर्मल डिलीवरी इज लेट, अगर नॉर्मल डिलीवरी डिले हो जाती है, एंड बिजनेस वॉल्यूम इज हायर, अचानक से बिजनेस वॉल्यूम हायर हो जाता है, कोई फेस्टिव सीजन आ गया या कुछ सिटी में कोई फेस्टिवल हो गया, तो उससे क्या हो गया, एकदम से हमारा वॉल्यूम एकदम से बढ़ गया और हमारे पास इतना सेफ्टी फैक्टर होना चाहिए जिससे कि हम सप्लाई अपनी कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पीरियड के टाइम में ये प्रॉब्लम बड़ी है कि हम ना जैसे ही हमारा कोई सामान खत्म होता है हम ऑर्डर नहीं कर सकते डायरेक्टली, वो पीरियडिकली होगा, इसलिए हम ये करके चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गिवन दी कैलकुलेशन DEI एज ब्लो, अब ये नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। अब हमें समझ आ गया कि जो हमारा नॉर्मल यूसेज था वो क्या है, जो डेली यूज होगा, और जो हमारा उसमें डिले होगा, नंबर ऑफ दी डेज का जो हमारा लगेंगे उसमें आने में, उसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल यूजेस। ठीक है, इसका मतलब अगर जब हमारे पास कोई अगर 10 कैन है टोमेटोज की, हम उसको यूज कर रहे हैं, हमें पता है कि अब हमारा ऑर्डर 5 से 10 दिन बाद आएगा, तो हम उसको उसी तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे, तो हमारा नॉर्मल यूज हो जाएगा। ओके, ये समझ आई। अब DI कैसे निकलेगा, DI में क्या होगा, हमें 50% प्लस करके लेके चलना पड़ेगा, जिससे कि हमारी सप्लाई में प्रॉब्लम ना हो। सप्लाई में प्रॉब्लम ना हो मतलब, अगर हमारे पास जल्दी प्रोडक्ट हमारा खत्म हो जाता है, तो हमारे पास कोई वे नहीं है कि हम उसको अपनी जो सप्लाई है उसको कंटिन्यू रख सकें, इसलिए हमें 15 अपना 50% प्लस करके लेके चलना पड़ता है। अगर हमें 6 कैन की रिक्वायरमेंट है, 6 टोमेटो कैन की रिक्वायरमेंट है, तो हम 50% प्लस लेके चलेंगे, जिससे कि हमारा आगे की जो सप्लाई है वो इफेक्ट ना हो। ठीक है, इसलिए अब आ जाइए, अब इसमें हमने निकाला है कि हमें कितने पर डे की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, अब इसमें हमने ये तो नॉर्मल यूज निकाल दिया, फिर DI निकाल दिया। अब इसके लिए आपने देखो, ये जो 14 कैन हमारे पास पहले वीक थी या फिर 2 वीक की थी, तो ये 14 कैन पर वीक डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 2 कैन एक दिन की यूज होती हैं। तो हमने फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जो है डेली यूजेज वाला, द डेली यूजेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज जो उसमें लगेंगे डिलीवरी में, तो इससे हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा आएगा नॉर्मल यूज। हमारा नॉर्मल यूज है कितना, तो हमारा 10 कैन का नॉर्मल यूज है, और जब हम इसको DI निकालेंगे तो इसको हम प्लस करेंगे 50%। अब इसकी 50% किसका है मालूम है, नॉर्मल यूज का 50% इसका, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 15, तो ये हमारी होगी DEI। तो दिस इज नोन एज द रीऑर्डर पॉइंट इन द परपेचुअल ऑर्डर मेथड। तो हम इसको जो हम बोलते हैं DEI वाला जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं फिर रीऑर्डर पॉइंट।
ओके, रीऑर्डर पॉइंट, इसको रीऑर्डर पॉइंट बोलते हैं। इन परपेचुअल ऑर्डर मेथड, ठीक है, तो कभी पूछा जाए रीऑर्डर में प्रीपेचुअल में या परपेचुअल में ऑर्डर मेथड में ये रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जब DI हम कैलकुलेट करते हैं विथ 50% सेफ्टी फैक्टर के साथ, तो उसको हम बोलते हैं रीऑर्डर पॉइंट। परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड एज वी डिस्कस इन, जैसे हमने अभी समझा था सिंपल लैंग्वेज में, कि परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड का सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे ही सामान खत्म हो वैसे ही आप मंगा लो, ठीक है, वैसा। तो इन्होंने कर दिया है कि टू इंश्योर दैट क्वांटिटी परचेज आर सफिशिएंट नॉट एक्सेसिव, जितनी हमारे पास जरूरत है उतना ही हम मंगाएंगे, एंड टू प्रोवाइड इफेक्टिव कंट्रोल ऑन दी स्टोर आइटम फॉर द फ्यूचर, ठीक है। ये हमने बताया कि आपको दिस इज दी मोस्ट इफेक्टिव मेथड विच इज अडॉप्टेड बाय द F&B ऑपरेशन पार्ट, ओके। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है रीऑर्डर पॉइंट, जो हमने अभी पढ़ा था। द रीऑर्डर पॉइंट या फिर द रीऑर्डर पॉइंट इज क्वाइट सिंपली द नंबर ऑफ यूनिट टू विच इज सप्लाई on hand should decrease before additional order are placed. अब next point is the per stock. The per stock means simply the maximum quantity of given item that should be on hand. This help to store space, limit on total values, desired frequency order uses, and the pre-wear. Pre-wear means the minimum order requirement. Okay, so the reorder point we can understand as we have understand in the previous slide. The reorder point is the quite simply when the unit will decrease and we will take up the 50% safety Excuse me, margin. sir. Astha is in waiting. The per stock we can called as the whenever we are having a maximum stock. जब हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी होगी यूज के लिए, उसको हम बोलेंगे पर स्टॉक की हमारे पास मैक्सिमम यूज के लिए इतना है, हम इतने टाइम के बाद इसको ऑर्डर कर सकते हैं अपने रॉ मटेरियल को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द पर स्टॉक। इन्होंने मेंशन भी किया है यहाँ पर, द पर स्टॉक मींस सिंपली द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गिवन आइटम। फॉर इंस्टेंस अगर हम उसकी बात करें, ये टोमेटो कैन की बात करें, तो हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी उनकी क्या है, उसको हम बोलेंगे पर स्टॉक, ठीक है। अब इससे हमें क्या हेल्प मिलती है पर स्टॉक से? पर स्टॉक समझ में आया किसी को? इफ वी आर टेकिंग द सर हमें एग्जांपल, पता होता यस, सर शायद हमें पता होता है कि हमारे पास ऑलरेडी कितना सामान बच गया है, क्योंकि हाँ जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आपका कस्टमर है वो मतलब कंटिन्यू रहे, कभी अप हाँ डाउन्स भी आते हैं तो सामान बचता भी है, हाँ हाँ, इसलिए सर। बिल्कुल। तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है उस प्रोडक्ट की, उस रॉ मटेरियल की, ठीक है। चाहे फिर हम ग्रोसरी की बात करें या फूड एंड बेवरेजेस के ऑपरेशन की बात करें, तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी जो हमारे पास होती है उस एट द पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम, ओके। सो दिस इज, उसको हम बोलते हैं पर स्टॉक। की हमारे जैसे हम बोलते हैं ना सिंपली हमारा स्टॉक में इतना है, तो स्टॉक का हम कहते हैं जब स्टॉक में इतना है, इतना माल पड़ा है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसी से बना है पर स्टॉक, कि हमारे पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी अभी हमारे पास है। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? पहला तो स्टोरेज स्पेस होता है, ठीक है। अगर हमें पता रहेगा कि कितनी हमारे पास क्वांटिटी है तो हम उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर कर पाएंगे। हमें अपनी इन्वेंट्री का वैल्यू पता रहेगा, टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है। डिजायर फ्रीक्वेंसी पता होगी कि किस तरह से हमारी चीजें सोल्ड हो रही हैं और किस तरह से हमारा स्टॉक कम हो रहा है या फिर बच रहा है। यूसेज पता रहेगी, मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट पता रहेंगे। तो दीज आर दी पॉइंट जिससे हमें पता लगता है, जो हमारा जो पर स्टॉक है वो हेल्प करता है समझने में। नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज रिगार्डिंग दी रीऑर्डर पॉइंट। अब रीऑर्डर पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है? द रीऑर्डर पॉइंट इज कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। वही सिंपल, इन्होंने वही वाला एग्जांपल लिया है मेरे को लगता है। Reorder point is calculated in the following manner. If normal usage of 14 can per week and it takes 5 days from the date of the order get the delivery, 5 दिन की डिलीवरी में लगेगा टाइम, और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इनकी 14 कैन की है पर वीक की। देन द बेसिक नंबर ऑफ द कैन नीडेड इज 10,
however because delivery may be delayed because uses may increase for unforeseen reasons और बिकॉज बोथ ऑफ दी पॉसिबिलिटीज। हो सकता है कि हमारा जो यूसेज है वो कम भी हो जाए और हो सकता है डिले की वजह से अगर हमारा प्रोडक्ट डिले हो गया आने में और हमारा यूसेज अचानक से बढ़ जाए, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पॉसिबल हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू इंक्रीज दी अमाउंट समवट। तो हमने जो अभी सेफ्टी फैक्टर की बात पीछे की थी ना, वही ये बोल रहे हैं। इन्होंने लिखा है इट इज़ एडवाइजेबल टू इंक्रीज दैट अमाउंट समवट, यानी हमें कुछ जो सेफ्टी फैक्टर है वो लेके चलना पड़ेगा जिससे हमारे सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके। द अमाउंट ऑफ द इंक्रीज इज द मैटर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ टू डिसाइड। फॉर आवर पर्पज वी विल यूज 50% ऑफ ऑल द कैलकुलेशन। इफ दैट वर सो इन दिस केस द रीऑर्डर पॉइंट वुड बी सेट एट द 15 कैन। Under the periodic method, the DEI would similarly be calculated as the 15 can। ये जो हमने पिछली वाले स्लाइड में बात की थी वो सिमिलर बात यहाँ बता रहे हैं ये। ठीक है, जैसे हमने अभी पीरियोडिक में बात की थी DEI would be the, जैसे DEI हमने कैलकुलेट किया था ना, पीरियोडिक में इसको क्या बोलते हैं DEI। पीरियोडिक टेक्निक होती है ना हमारी जो हमने पढ़ी थी अभी, उसमें हम इसको बोलते हैं DEI। और परपेचुअल में इसको क्या बोलते हैं, परपेचुअल टेक्निक में इसी को बोलते हैं हम रीऑर्डर पॉइंट। इसको इसके दो नाम हैं। ठीक है, अब हम जब उसकी बात करेंगे पीरियोडिक की, तो हम उसमें 50 जो सेफ्टी फैक्टर है वो लेके क्यों चलेंगे, क्योंकि वहां पर हमारा फिक्स डेट है। अब हमारा अगर बीच में सामान खत्म हो गया तो हमारी सप्लाई रुक जाएगी, हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे। तो इसलिए हम वहां पर सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं। इन सिमिलर वे हम यहाँ पर भी ऐसे लेके चलते हैं कि जब भी हमारे पास कोई अगर अचानक से हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें डिले हो गया, चाहे हम परपेचुअली क्यों नहीं कर रहे हैं। परपेचुअल में तो जब हमारे पास रिक्वायरमेंट खत्म हुई तभी हमने ऑर्डर कर दिया, ठीक है, तभी हमने अपना माल ले लिया। अगर हो सकता है कुछ अगर डिलीवरी होगी किसी वजह से, या फिर हमारा जब हमारे प्रोडक्ट आने में डिलीवरी हुई, डिलीवरी में डिले हो गया और हमारा जो यूसेज है वो बढ़ गया अचानक से, तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर भी कुछ सेफ्टी फैक्टर लेके चलना पड़ेगा जिसको हम इस परपेचुअल में बोलेंगे रीऑर्डर पॉइंट। ओके, समझ में आया सभी को। ओके, मूविंग फर्दर टू दी नेक्स्ट स्लाइड विच इज एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर प्राइस। अब हम प्राइस के लिए कौन से स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, सिर्फ हमने क्या डिस्कस किया है अभी, परचेसिंग कंट्रोल, कि हम परचेज जब करेंगे अपना रॉ मटेरियल तो उसमें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हमने वी हैव डिस्कस टू टेक्निक, वन इज पीरियोडिक एंड सेकंड इज परपेचुअल। उससे पहले हमने क्या पढ़े थे, पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट। अभी अब तक हमने ये डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर द प्राइस। अब हम प्राइस को कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं स्टैंडर्ड उसमें, तो ये अब हम देखेंगे। द फर्स्ट इज the availability of sources of supply varies considerably from one location to another। ठीक है, अब सप्लाई की जो सोर्स है वो वेरी करती है लोकेशन टू लोकेशन। ठीक है, जैसे हम अगर हिल स्टेशन की बात करेंगे तो वहां पर आपको देखेंगे प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो उसके प्राइस कंपेरेटिवली कम होते हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि इनकी जो प्राइस की अवेलेबिलिटी है सप्लाई की वो वेरी करती है लोकेशन टू लोकेशन। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन ओनरशिप पॉलिसी, अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई, जनरल मार्केट कंडीशन एंड सप्लाई कैन बी चूज फ्रॉम दी these by these points, okay, which mention as below। okay, the first सप्लाई इनमें से चूज की सकते हैं। पहला है होलसेलर, लोकल प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, पैकर्स, लोकल फार्म्स, रिटेलर, कोऑपरेटिव एसोसिएशन। ओके,
So here we are discussing the price standard. How do we establish the price standard in our business? Okay, so first we have understand that where the price standard will vary location to location. It depends of the price standard will depend on the ownership policies. What are the policies of the owner? Availability of supply, the market condition. Okay, अब सप्लाई कैसे चूज, अब सप्लाई किस तरह से होगी? देखो सप्लाई क्या होगी, पहले तो होलसेलर वाला सप्लाई कर सकता है, सप्लाई होलसेलर करेगा, लोकल प्रोड्यूसर कर सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर करता है, जो पैक करके उसको सेल करते हैं वो भी हैं, लोकल फार्म है, रिटेलर हैं, तो दीज ऑल आर दी